नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और हिंदी के जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो इससे पहले हमारे चैनल पर 16 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाएँ आने वाली हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है हमारे साथ में बने रहिए, और इसी तरीके से मैं आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा हिंदी के क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो क्या करती है, समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, या फिर समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, या फिर समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो किसके लिए होती है ये देखिए, होती है समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त, ज्ञान से ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण और अनुकरण से अभ्यास। तो इसमें जो विश्लेषण से संश्लेषण जो है ये शिक्षण का सूत्र नहीं है, बाकी सभी हैं। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था है जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? 2 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी जो थे वो कहाँ की निवासी थी? तो इटली की थी, फ्रांस की थी, अमेरिका या फिर भारत की थी? तो ये कहाँ की थी? ये जो है इटली की निवासी थी। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, या फिर ये सभी? तो ये कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? तो ये सभी जो है उद्देश्य मातृभाषा शिक्षण के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो क्रो एवं क्रो का, बेकन का, ब्लेयर का, या फिर स्किनर का? तो ये किसका है? तो ये है बेकन की स्टेटमेंट है। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा कौशल का स्वरूप है? बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना दोनों ही, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि एक छात्र जो है अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। तो कक्षा में आप क्या करेंगे? उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, या फिर उसे उसके हाल में छोड़ देंगे? तो शिक्षक का दायित्व है कि उसे जो है गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली के द्वारा, या फिर गुप्त प्रणाली के द्वारा, समीक्षा प्रणाली के द्वारा, या फिर छोटी प्रणाली के द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस पर, तो समीक्षा प्रणाली के द्वारा जो है मूल्यांकन, वास्तविक, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, तो वास्तविक मूल्यांकन जो है समीक्षा के प्रणाली के द्वारा ही संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धता का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना जो है शिशु के लिए शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? महात्मा गांधी की, जीन पियाजे की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर स्किनर की? तो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये है महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 कह रहा है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्री सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी जो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? भाषा के ज्ञान में विकास करता है, और भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। भाषा जो है शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, या फिर ये सभी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। असक्रिय नहीं, निष्क्रिय रहता है, वो सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, या ये सभी कार्य करेंगे? तो जो शिक्षण को सुगम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो भाषा परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बालोद्यान जो शिक्षण विधि है तो इनके जनक कौन है? तो जॉन डीवी, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी या फिर फ्रॉवेल। तो इसके जो जनक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी फ्रॉवेल आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आपके 21 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये आपको पद्यांश पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देखकर जो है छिप जाते नहीं, लगाए गए जिस काम में पूरा किया, काम करके जो है व्यर्थ वो पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इससे बास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ गए। कठिन पंथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गीत गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प विना, उत्साह बिना और शक्ति बिना। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने से हमारा जीवन व्यर्थ है? तो अभी हम लोगों ने लास्ट लाइन पढ़ी थी, उत्साह बिना और शक्ति बिना। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, उत्साह एवं शक्ति के बिना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गिरिशंग शब्द का अर्थ क्या है? तो गिरि का मतलब क्या होता है कि पहाड़, और शंग का मतलब होता है शिखर। तो किसकी बात हो रही है? पर्वतों के जो शिखर श्रेणी हो रही तो उसकी बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग किया? तो श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीरों की बात हो रही है तो इसमें वीर रस आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? संकट हो जाएगा, कर्मवीर, असंभव या फिर जो है आपदा हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तो वीरों की बात हो रही तो आपका ऑप्शन नंबर कर्मवीर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 पे आते हैं कि वीरों की एक विशेषता, हर कार्य को असंभव समझते हैं नहीं, उनमें स्वाभिमान की कमी होती है, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा होगा तो फिर वो वीर ही कैसा है, और उनमें उत्साह की कमी ये तो हो ही नहीं सकती, वे संकट से जो है वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं। तो ये आपकी विशेषता सही हो जाएगी। कठिन का विलोम शब्द किसको नहीं पता होगा? सरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो हमारा 22 से लेकर 30 जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उनको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज का गद्यांश मतलब कि बहुत ही सरल है, मोस्टली इसके जो क्वेश्चन है आप बिना गद्यांश पढ़कर भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए बात की गई कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने जो है मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बम जो प्रयोग किए तो उनसे रिलेटेड हमारा आज का जो है गद्यांश है। उसने क्या किया कि कुछ क्षणों में ही जापान की जो अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रार्थों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर जो है देश विनाश करने की दिशा में शस्त्रार्थ जो थे बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति जो है वो थोड़े समय में ही नष्ट हो जाती है एकदम से। चूँकि ऐसे जो शस्त्रास्त्र प्रायः क्या करते हैं कि सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ आ गए हैं, अतः जो है युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगी। और क्या होगा, इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है या फिर अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत जो शस्त्रास्त्र जो बन गए हैं, जिनके प्रयोग से जो है व्यापक विनाश जो है आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। एटम बम और अपार शक्ति की प्रथम अनुभव कैसे प्राप्त किए गए? तो ऑप्शन ए, जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या फिर डी, अमेरिका की विजय से। तो किसके लिए हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से जो है
सबसे पहला अनुभव वहीं से, जब अमेरिका ने जापान पर डाला था तो सबसे पहला अनुभव वहीं पर मिला था। बड़े बड़े देश जो हैं आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र जो क्यों बना रहे हैं, तो अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से नहीं, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य भी नहीं है, पारस्परिक भय के कारण। हाँ, पारस्परिक भय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से भय रहता है कि कोई दूसरा देश जो है हमला ना कर दे, परमाणु युद्ध, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा देश हम पर हमला कर दे, तो उसके बचाव के लिए कहीं ना कहीं बनाते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आधुनिक युद्ध भयंकर विनाशकारी होते हैं, क्यों होते हैं? दोनों देशों के जो शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, दोनों देशों के तो नहीं होंगे। अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हाँ, ये हम लोगों ने अभी गद्यांश में पढ़ा था कि अधिकांश जो जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि दोनों देशों में महामारी और भुखमरी नहीं फैल जाती है। महामारी और भुखमरी कहीं ना कहीं फैल भी जाती है, लेकिन ऐसा मोस्टली ज़रूरी नहीं है। दोनों देशों की सेनाएँ इन युद्धों में मारी जाती हैं, तो दोनों देशों की सेनाओं मतलब कहीं ना कहीं मारी तो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से सेना नहीं निष्फल। तो आपका यहाँ पे बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। दोनों देशों की सेना नहीं मरती है, क्योंकि जिसने मान लीजिए अमेरिका और जापान के केस में क्या हुआ था, जापान की जनता जो है, जापान में जो है भुखमरी एवं महामारी फैली थी और जापान की सेना कहीं ना कहीं तबाह हुई थी, तो इससे ये थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका की भी नष्ट हो जाएगी। अजेय से तात्पर्य है, अजेय से जिसको हराया ना जा सके, जो शक्तिशाली, जिसे जीता ना जा सके, या फिर जिसे जीता जा सके, या फिर जिसे जीता ना जा सके। तो मोस्टली सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, तो संग्रहालय शब्द में प्रयुक्त संधि पूछ रहा है, तो दीर्घ संधि होगी, गुण होगी, यण होगी, या फिर वृद्धि संधि होगी। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न गद्यांश में सर्व विनाशकारी शस्त्र है किसको कहा गया है? मिसाइल को, एटम बम को, आधुनिक शस्त्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, एटम बम को इसमें जो है सबसे विनाशकारी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अधिकांश शब्द का समानार्थी क्या है? तो बहुत अधिक, अधिक से अधिक, कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक से अधिक का मतलब होता है, अधिकांश का समानार्थी हो जाएगा अधिक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि इस गद्यांश का मूल कथ्य मतलब मूल कथन क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में जो है शस्त्रास्त्रों की जो होड़ और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, या फिर निशस्त्रीकरण एवं विश्व शांति। तो इसका मूल कथन यही हो जाएगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति जो है इसका मूल कथन हो जाएगा। मतलब कि गद्यांश लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला है, तो मतलब कि कह रहा है कि लोगों को, जो देशों को जो है निशस्त्रीकरण और की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि विश्व में शांति कायम होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की जो प्रेरणा किसने दी? तो किसने दी? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए जो है एटम बम ने, या फिर बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। तो जापान पर जो अमेरिका ने एटम बम गिराया था, तो उससे कहीं ना कहीं अन्य देशों को प्रेरणा मिली। तो आज का जो हमारा सेशन होता है 30 क्वेश्चन का, वो समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।